गांधी मैदान की तरफ, जहां इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। दिल के अजीज और जिन्हें मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, और संसद में जहां पर लोकसभा में सुषमा जी और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की आवाज को बंद कर देने वाले ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी, यहां बिहार के नेता श्री सुशील जी मोदी, श्री नंद किशोर जी यादव, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री राजीव प्रताप जी रूढ़ी, श्री शाहनवाज हुसैन और यहां के स्थानीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी, यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा जन सैलाब अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था जो आज मैं यह जन सैलाब देख रहा हूं। और मैं इस सच्चाई को जानता हूं, बराबर बिहार ने इस हिंदुस्तान में इतिहास का निर्माण किया है और आज की इस जनसभा ने भी इस हिंदुस्तान के एक नए इतिहास का निर्माण किया है। इसलिए मेरे बिहार के सभी बहनों भाइयों, अपनी तरफ से और साथ ही साथ भारत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। समय समय पर बराबर बिहार ने इतिहास का निर्माण किया है और मैं जानता हूं कि इतिहास के निर्माण का साक्षी भी यह हमारा बिहार रहा है। कौन भूल सकता है भगवान बुद्ध जिनकी कर्मस्थली यह बिहार रही है, भगवान महावीर जिनकी कर्मस्थली यह बिहार रही है। कौन भूल सकता है दयानंद सरस्वती को और साथ ही साथ भारत माता के पैरों में पड़ी हुई दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए 1857 से जो क्रांति का बिगुल यहां के बिहार के क्रांतिकारियों ने फूंका था, उसमें 85 साल की आयु के वीर कुंवर सिंह को भी हिंदुस्तान की कोई भी जनता कभी भुला नहीं सकती है। किन किन लोगों के नामों की मैं यहां पर चर्चा करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाणक्य ने यही इसी बिहार की धरती से एक साधारण से परिवार के बालक को उठाकर उसकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता को विकसित किया था और उसी के माध्यम से नंद वंश का सफाया कराया था और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का काम किया था। आज इसराइली के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि यह बिहार की जनता ने यह संकल्प लिया है कि रेलवे प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाले एक नौजवान को जो पिछड़े वर्ग से आता है, जिसने इस हिंदुस्तान के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उस नेता नरेंद्र भाई को भी 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। बराबर इतिहास बनाया है बहनों भाइयों, और आगे भी आप इतिहास बनाएंगे, इसका मुझे पक्का भरोसा है। और मैं कह सकता हूं, नरेंद्र भाई केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही नहीं हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई इस समय हिंदुस्तान के जन जन की आशा हैं, जन जन के वह भरोसा है, जन जन के वह विश्वास बन गए हैं। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता के आशा, विश्वास और भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आजादी के 66 वर्षों के इस काल में 55 वर्षों से अधिक समय तक हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी एक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। 55 वर्षों का समय 125 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के भारत को एक महान भारत बनाने के लिए कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन अपने 55 वर्षों के शासनकाल में इस कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान में गरीबी को बढ़ाया है,
बेरोजगारी को बढ़ाया है, कंगाली को बढ़ाया है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस कांग्रेस पार्टी की रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी ने सचमुच इस देश की जनता के भरोसे को तोड़ दिया है। उस भरोसे को पुनः यदि कायम कर सकता है यदि कोई भी व्यक्ति, तो इस हिंदुस्तान का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वह नरेंद्र भाई ही कायम कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कायम कर सकता है। 9.5 साल पहले आपने देखा जब महंगाई बढ़ने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, उस समय भी कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री बराबर देश की जनता को यह भरोसा दिलाते रहे, कहते रहे कि 100 दिनों के अंदर महंगाई कम होगी, 6 महीने के अंदर महंगाई कम होगी। लेकिन महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भी सरकार आपने देखी है। जब भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, 6 वर्षों के शासनकाल में एक दिन भी हिंदुस्तान में, आजाद भारत के इतिहास में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा यह बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की 80-85% जनता यह गांवों में रहती है। बड़ी संख्या में यहां पर गरीब और बेरोजगार नौजवान रहते हैं। इस सच्चाई से भी सारा हिंदुस्तान अच्छी तरह अवगत है। और बहनों भाइयों, इस गरीबी और बेरोजगारी को भी यदि कोई दूर कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसे दूर कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे बने बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में ही केवल भारत नहीं रहता है। भारत यदि रहता है तो भारत के गांव, गली और गलियारों में भारत रहता है। जब तक भारत के गांव का विकास नहीं होगा, भारत के किसानों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत के विकास का भी हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता है। और मैं बिहार की जनता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारे हिंदुस्तान की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा ग्राहक जो किसान है, उस किसान की हम माली हालत को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम उसकी क्रय क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस सच्चाई को कि इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा ग्राहक किसान है। जिस दिन किसान की जेब में पैसा हो जाएगा तो व्यापारी का व्यापार अपने आप चलने लगेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी चलने लगेगी, वकील साहब की वकालत चलने लगेगी और अपने आप सारा हिंदुस्तान चलने लगेगा। और आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए मैं कृषि मंत्री बना था। मैंने निवेदन किया, अटल जी मान गए, अपनी स्वीकृति दे दी उन्होंने। पहले किसानों को खेती बाड़ी के कामकाज के लिए 14 से लेकर 18% ब्याज दर पर कर्ज मिला करता था। लेकिन मैंने कहा कि यह कहां का इंसाफ है। अटल जी ने कहा कम करो। पहली बार आजाद भारत में कृषि ऋण पर 8.5% का ब्याज दर सुनिश्चित किया गया था। और बाद में जब हमारी सरकारें राज्यों में बनी थी, बहनों भाइयों, इससे 4% कराया, 3% बाद में वहां की सरकारों ने किया, 2% किया। और आज हमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारी सरकारें 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराने का काम कर रही हैं। इसकी कोई कल्पना हिंदुस्तान क्या दुनिया में नहीं कर सकता है। और मैं किसान भाइयों आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, यह फार्मूला हमने तैयार किया है। मैं जानता हूं उस फार्मूले की जरूरत क्यों है, क्योंकि बिहार में कभी अकाल पड़ जाता है, बिहार में कभी सूखा पड़ जाता है।
हमारा किसान तबाह हो जाता है। इसलिए वह फार्मूला हम एक निकाला है, खेत की बुआई के पहले किसान के खेत की आमदनी तय की जानी चाहिए। यदि फसल नहीं पैदा होती है, आग लग जाती है, अकाल पड़ जाता है, फसल ओले पाले से फसल बर्बाद हो जाती है, तो जो खेत की आमदनी बुआई के पहले तय की गई है उसकी अदायगी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा की जानी चाहिए। यह भी एक नया फार्मूला हम लोगों ने तैयार किया है। किसानों की माली हालत को हम सुधारेंगे, क्योंकि यदि हम भारत को विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो एक पैसे में लगे हुए जो लोग हैं, जब तक उनकी माली हालत नहीं सुधारी जाएगी तब तक मैं जानता हूं इस हिंदुस्तान की भी माली हालत को नहीं सुधारा जा सकता है। लेकिन यह दिल्ली की बैठी हुई कांग्रेस की सरकार जो 55 वर्षों से हुकूमत कर रही है, बराबर हर कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक नए कीर्तिमान स्थापित किया है। और बहनों भाइयों, फिर से 9.5 वर्षों में भी कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की हालत तो ऐसी हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वह अपने आप गायब हो जाता है। आलू पर हाथ रख दिया, आलू गायब हो गया। प्याज पर हाथ रख दिया, प्याज गायब हो गया। और कोयला खदानों के आवंटन करने वाली फाइल पर हाथ रख दिया, फाइल गायब हो गई। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही हमारे और आप जैसे गांव के रहने वाली एक बुढ़िया ने, जब उसे जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे हैं कि जिस पर भी हाथ रख देते हैं वह गायब हो जाता है, तो उस बुढ़िया एक दरखास्त लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गई। तो मनमोहन सिंह जी ने पढ़ा तो उनकी बात समझ में आई कि बुढ़िया के कमर में दर्द है। तो उन्होंने कहा कि इसको 1 लाख दे दो। उसने फिर से कहा कि नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा 2 लाख दे दो। फिर बुढ़िया ने कहा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अरे बुढ़िया तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वह गायब हो जाता है। तो मेरे पीठ में भी बहुत दर्द है, मेरे पीठ पर हाथ रख दीजिए, मेरा दर्द गायब हो जाएगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और सीबीआई हमारे इस देश के प्रधानमंत्री की जांच कर रही है। मैं सीबीआई के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अरे आप प्रधानमंत्री से कुछ नहीं कहलवा सकते। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ही नहीं तो सीबीआई पूछेगी कैसे? अजीबोगरीब हमारे यह प्रधानमंत्री हैं। इस देश को रसातल में पहुंचा दिया है इस हुकूमत ने। एक युवराज हैं, युवराज कहते हैं दादी को लोगों ने मार डाला, पिता को लोगों ने मार डाला, अब मुझे भी मार डालेंगे। अरे मैं कहना चाहता हूं क्या हो गया है? अरे जनता का नेतृत्व करने वाला, देश का नेतृत्व करने वाला शेरे दिल होना चाहिए, नरेंद्र भाई की तरह होना चाहिए युवराज। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। अरे आपके पास एसपीजी सुरक्षा है। अरे मैं कहना चाहता हूं यदि आपकी जान को खतरा है तो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी बटालियन अपनी सुरक्षा में सेना की जो लगाना हो लगा लो, लेकिन इस तरीके से हिंदुस्तान की जनता की सामने रोने की कोशिश मत करो। हिंदुस्तान की जनता की जज्बात और भावनाओं का शोषण करने की कोशिश मत करो। आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए बहनों भाइयों, मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सभी को एक दूसरे का भाई भाई मानते हैं। जो भी भारत माता की कोख में पैदा हुआ है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस, जनता दल यू जैसी
हम सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धर्म मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का वसूल बतला देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली इस हिंदुस्तान की पार्टी है। उसी इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चलकर हमारे नरेंद्र भाई भी इस हिंदुस्तान को दुनिया का एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज पाकिस्तान और चीन भी जो बार बार भारत की ओर आंख दिखाते हैं, जिस दिन नरेंद्र भाई के शपथ लेने का फैसला आप सभी लोग कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, पाकिस्तान और चीन भी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक वचन मैं बिहार की जनता से चाहता हूं, वचन देने को तैयार हैं? बहनों भाइयों सभी लोग हाथ उठाकर वचन दीजिए, 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जानी चाहिए। बोलो भारत माता की।